हाय दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। हम पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट बना चुका हूँ, आप हमारे तीनों पार्ट को देख लीजिएगा। हमारा चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लूसेंट जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। ये जो बुक दिखाई दे रहा है, लूसेंट बुक, इसी के बारे में बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81 नंबर। इससे पहले 80 क्वेश्चन हम लोगों ने डाल चुके हैं 3 पार्टों में, तो आप देख लीजिएगा। 81वां क्वेश्चन हम जा रहे हैं। तो 81वां क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये बताना है आप लोगों को। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रोपोफिलस। क्या कहलाते हैं? क्रोपोफिलस कहलाते हैं। व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए। क्रोपोफिलस कवक एक प्रकार का सेप्रोबिक कवक है जो पशु के गोबर में उगता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम 82वां क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल किसमें नहीं होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कवक। कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेंगे। कवक क्या है? कवक फंगस जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे साधारणतः वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्ग के सदस्य पर्णहरिम रहित होते हैं। इसमें प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है और ये सभी सुकाय वनस्पतियां हैं, अर्थात इनके शरीर उत्तकों में कोई विभेद नहीं होता है। दूसरे शब्दों में इनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है तथा इनमें अधिक प्रगतिशील पौधों की भांति संवहनीय तंत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 82। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है ये बताना है आप लोगों को। देख लीजिए। इसमें से ऑप्शन ए है एल्बियूंगा कैंडिडा द्वारा, दूसरा है फ्यूजेरियम मेनेली फॉर्म द्वारा, तीसरा है फाइटोपथोरा इन्फेक्टस द्वारा, चौथा है अल्टेनेडिया और सोलेनाई द्वारा। तो इसका सही उत्तर है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी का निर्माण में काम आने वाला कवक है। कौन सा काम आने वाला कवक है वो बताना है आप लोगों को। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर है सिक्मो सिक्रोमाइसीस सिक्रोमाइसीस सेरेवेसी द्वारा। सिक्रोमाइसीस सेरेवेसी द्वारा डबल रोटी का निर्माण में काम आने वाला कवक है। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। एथेनॉल को व्यावसायिक उत्पादन में सिक्रोमाइसीस सेरेवेसी नामक खमीर उत्पन्न में लाया जाता है। सिक्रोमाइसीस सेरेवेसी का उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में होता है। देख लीजिए। एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन सिक्रोमाइसीस सेरेवेसी नामक खमीर उपयोग में लाया जाता है और सिक्रोमाइसीस सेरेवेसी का उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में होता है। चलिए हमारा अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये मेरा नया चैनल है कुछ ग्रो कर सके। अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मैं किसी तरह का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को कहने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अभी नया चैनल है तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए हमारा क्वेश्चन है, पेंसिलियम क्या है? अब पेंसिलियम क्या है? विषाणु है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है? इसमें से पेंसिलियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेंसिलियम क्या है? एक प्रकार का कवक है। पेंसिलियम एक प्रकार का कवक है जो एंजाइम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एंजाइम से प्राप्त होता है। व्याख्या भी यही है इसका। देख लीजिए। पेंसिलियम एक कवक है जिसमें पेक्टिनेजम एंजाइम प्राप्त होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हमारा 86 है। पेंसिलियम की खोज किसने की थी ये बताना है आप लोगों को। पेंसिलियम की खोज किसने की थी? तो पेंसिलियम की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलियम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए अब थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। पेंसिलियम एक व्यापक अवधि के रूप में एंटीबायोटिक दवाओं का एक समूह है जो मोल्ड से प्राप्त होता है। यह पहली बार 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया था। इन्होंने पाया कि कवक पेंसिलियम नोटम और स्टेफिलोकक बैक्टीरिया का एक प्लेट को खोला था और उसने छोड़ दिया और उसमें देखा कि कवक के आसपास हलकों में कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं था। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि कवक एक रासायनिक
पैदा करता है, रासायनिक पैदा करता है जो जीवाणु वृद्धि को रोकता है। उनका यह विचार है कि मनुष्य पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन अब है, अगला क्वेश्चन 87 नंबर है। अब 87वां जो क्वेश्चन है ये है, आर्गोट प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है आर्गोट? आर्गोट राइजोबियम से, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कैल्वीसेप्स से, ऑप्शन सी फाइटोमोनस से, ऑप्शन डी एल्ब्यूगो से। तो इसका सही उत्तर है कैल्वीसेप्स से आर्गोट प्राप्त होता है, कैल्वीसेप्स से। चलिए थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। आर्गोट एक दवा है जिससे अनैच्छिक मांसपेशियां संकोच होता है और इसलिए प्रसव के बाद असामान्य रक्त स्त्राव रोकने के लिए स्त्रियों को दिया जाता है। अधिक मात्रा में खाने से तीव्र विष का गुण दिखता है और निवारिका नाम का निकृष्ट अन्न में बहुधा एक विशेष प्रकार की फफूंदी लग जाती है जिससे वह अन्न विषाक्त हो जाता है। इसीलिए फफूंदी का लैटिन नाम कैल्वीसेप्स और प्यूरेपेरिया से ऑर्गेनेट निकला है और इस फफूंदी लगी निवारिका को खाने से जीर्ण विषाक्तता रोग हो जाने का खतरा होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 88वां क्वेश्चन है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए पेनिसिलियम एक्सपेंसम से, ऑप्शन बी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, ऑप्शन सी पेनिसिलियम नोटेटम से, ऑप्शन डी पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से। तो इसका उत्तर बताना है, किससे प्राप्त होता है पेनिसिलियम, किससे प्राप्त किया जाता है बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। किसे? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 89वां क्वेश्चन ये है, जब गेहूं के गुंदे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है, जब गेहूं के गुंदे हुए आटे में यीस्ट के कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल एवं छिद्र युक्त हो जाती है, क्यों? अब ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए यीस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, ऑप्शन सी यीस्ट कोमल होता है और आटा को भी कोमल हो जाता है, ऑप्शन डी यीस्ट एसिटिक अम्ल और एल्कोहल पैदा करता है जो रोटी को मुलायम बनाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, यीस्ट में कायिक जनन होता है, किससे होता है? मुकुलन द्वारा, एकाइटिनस द्वारा, एप्लोजोस्पर्म द्वारा और एस्कोस्पोर्स द्वारा। सही उत्तर है मुकुलन द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। मुकुलन की प्रक्रिया का छोटा अंकुर जनक जीव को शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर जीव निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है और हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन होता है। बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है। यह प्रक्रिया पौधों में होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? बताना है कौन खाने योग्य कवक है। म्यूकर, पेनिसिलियम, एगिरिक्स और राइजोप्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एगिरिक्स। व्याख्या देख लेते हैं। एगिरिक्स मशरूम एक फंगस है। यह एगिरिक्स प्रजाति से संबंध रखता है। इसमें खाद और जहरीले दोनों प्रकार के मशरूम आते हैं। इसकी उत्पत्ति ब्राज़ील में हुई थी, लेकिन चीन, जापान और ब्राज़ील में बिक्री के लिए इसे उगाया जाता है। एगिरिक्स मशरूम से निकाले गए केमिकल युक्त अर्क को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 92 नंबर है। क्वेश्चन है LSD किससे प्राप्त होता है? तो LSD जो है कवक है, जो कवक से प्राप्त होता है। LSD कवक से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। लिसर्जिक एसिड डेप्थलामेट इगोट फंगस में पाया जाता है और यह LSD 25 के नाम से जाना जाता है। यह रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन क्रयस्थालीय पदार्थ होता है जो कि पानी और एल्कोहल में आराम से घुल जाता है।
यह औषधि बैटरी एसिड और डॉट्स, बेरेल्स, घोस्ट आदि के नामों से जानी जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 93 नंबर है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? बताना है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी किससे उत्पन्न होता है? क्वेश्चन यही है। तो ऑप्शन देख लीजिए। इसमें से जो होता है, ऑप्शन ए है स्पेटोमाइसीज, ऑप्शन बी है एस्पेजरलिस, ऑप्शन सी पेंसिलियम, ऑप्शन डी बैसिलस। तो आपको इन चारों में से बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसीज। स्ट्रेप्टोमाइसीज विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी होता है, स्ट्रेप्टोमाइसीज से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? बताना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी बर्क होल्डर, ऑप्शन सी ए फ्लेमिंग, ऑप्शन डी वाक्समैन। तो इसका सही उत्तर है वाक्समैन ने पृथक किया था। तो इसका सही उत्तर है वाक्समैन, ऑप्शन डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है वो बताना है। टिक्का रोग किसमें होता है? तो इसका देख लीजिए। ऑप्शन ए चावल में, ज्वार में, गन्ना में, मूंगफली में। तो इसका सही उत्तर है टिक्का रोग मूंगफली में होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। टिक्का रोग मूंगफली में लगने वाला सर्वाधिक खतरनाक रोग है। मूंगफली का टिक्का रोग मुख्यतः दो कवकों सर्कोस्पोरा और पार्सोनेटा सर्कोस्पोरा एराचिरिकोला कवकों द्वारा होता है। वैसे अपने यहाँ सर्वाधिक प्रकोप सर्कोस्पोरा और पार्सोनेटा द्वारा ही होता है। इस रोग में पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं, जिनके चारों तरफ निचली सतह पर पीले घेरे होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। किससे होता है बताना है। तो ये होता है कवकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवकों के द्वारा। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। उसके बाद इसका व्याख्या देख लेते हैं। गन्ने में लाल सड़न रोग कोलेट्रोट्राइटम फाल्केटम नामक फफूंद द्वारा होता है। ज्ञातव्य है कि लाल सड़न रोग गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। लाल सड़न रोग को क्या कहते हैं? गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 97 नंबर में क्वेश्चन है सामान्य खाद छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद छत्रक क्या होता है बताना है। ऑप्शन ए कवकीय बीजाणु का पुंज, ऑप्शन बी कवक तंतु का प्रकार, ऑप्शन सी कस कर ठठास भरे कवक जाल, ऑप्शन सी अलैंगिक बीजाणु द्वारा पैदा करने वाला प्रयुक्त संरचना। इसका सही उत्तर है कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। ठसाठस भरे मतलब पूरी तरह से भरे हुए कवक जाल। चलिए अगला क्वेश्चन है मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? ऑप्शन ए कवक। ये सभी जानते हैं मशरूम कवक है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मशरूम क्या है? एक कवक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले व्याख्या है। मशरूम एक कवक है। मशरूम खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वैसे तो मशरूम सब्जी हर कोई पसंद करता है, लेकिन शायद ही कोई इसके फायदे जानता है। एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन और सेलेनियम से जिंक से भरपूर मशरूम का इस्तेमाल कई दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने मशरूम कभी खाया है या नहीं खाया है ये बताना है आप लोगों को कमेंट करके। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 99 नंबर यानी 99 नंबर क्वेश्चन है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए टेरामाइसिन, ऑप्शन बी नियोमाइसिन, ऑप्शन सी पेंसिलिन, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका सही उत्तर है पेंसिलिन। पेंसिलिन क्या है? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी है। चलिए व्याख्या देखते हैं। पेंसिलिन कभी कभी संक्षिप्त रूप में PCN या पेन भी कहा जाता है। एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसका व्युत्पत्ति पेंसिलिनियम फंगी से हुआ है। पेंसिलिन एंटीबायोटिक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पहली दवाएं हैं जो सिफिलिस और स्टाफिलोकोकन संक्रमण जैसी बहुत सी पूर्ववर्ती गंभीर बीमारियों के विरुद्ध प्रभावी थी। पेंसिलिन आज भी व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जा रही है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है पूरा 100 नंबर एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? एथलीट फुट जो है बीमारी किससे उत्पन्न होता है ये बताना है। तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है कवक से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है?
कवक से उत्पन्न होता है। ये आमतौर पर नमी वाले जगह पर चलने से होता है और पैरों पे जो है उसमें बिल्कुल धब्बे निशान आ जाते हैं और वो खुजलाते हैं, खुजलाहट महसूस होता है। तो इसको एथलीट फुट बीमारी कहा जाता है। एथलीट फुट पर आमतौर पर एथलीट में जितने भी दौड़ने वाले हैं उनको होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पैर पर दांत कवक द्वारा लगने वाला रोग जिसमें पाँव पिटता हुआ सल्की होकर छूटती है और इसमें खुजली भी होती है, इससे एथलीट फुट भी कहते हैं। टाइट्रोकोफाइटन वंश के कवक के कारण होती है तथा प्राय नम क्षेत्रों में नंगे पांव चलने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो देख लीजिए कौन दर्शाता है। जैव उर्वरक, कोरेलाइट जड़, लाइकेन, माइकोराजा। तो इसका सही उत्तर है माइकोराइजा ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है माइकोराइजा किसी कवक तथा वाहिकी पादपों की जड़ों के बीच परस्पर सहजीवी संबंध को कहते हैं। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधे की जड़ों पर आश्रित होते हैं तथा मृदा जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 102 नंबर है। एफ्लावीस किससे बनते हैं? एफ्लावीस किससे बनते हैं? ऑप्शन ए कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से। देख लीजिए ऑप्शन ए कवक से, बी जीवाणु से, सी शैवाल से, डी विषाणु से। तो इसका सही उत्तर है एफ्लाजीव जो है किससे बनते हैं? एफ्लाजीव कवक से बनते हैं। एफ्लाजीव किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। चलिए अब हमारा 103 नंबर जो क्वेश्चन है, 103 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि डबल रोटी का निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन, डबल रोटी का निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए एसिटोबैक्टर, ऑप्शन बी पेंसिलियम, ऑप्शन सी सैक्रोमाइसेज, ऑप्शन डी एस्परजिलस। तो इसका सही उत्तर है सैक्रोमाइसेज। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सैक्रोमाइसेज सर्वेसी का उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी के निर्माण पर किया जाता है। इसका यही इतना सा व्याख्या। सैक्रोमाइसेज जो है एक तरह का कवक है जिसका जो है डबल रोटी बनाने में काम आता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 104 नंबर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है लाइकेन एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में किसके सहजीवी सहचारी हैं? ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए शैवाल और जीवाणु, बी शैवाल और कवक, सी जीवाणु और कवक, डी है कवक और मोस। तो इसका सही उत्तर है शैवाल और कवक। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैत पादप है जो वनस्पतियों के बीच में से एक शैवाल और दूसरा कवक, किंतु दोनों में से इतना निकटतम सहचार्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधे प्रतीत होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक है। SO2 किसका प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है? बायोफाइट, लाइकेन और टेरोफाइट, शैवाल। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए। इसका सही उत्तर है लाइकेन। तो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है कौन? लाइकेन है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जीव वैज्ञानिक के अनुसार लाइकेन थैलस एक प्रकार से परस्पर सहजीविता का उदाहरण है। शैवाल द्वारा कवक का भोजन की आपूर्ति की जाती है, बदले में कवक द्वारा शैवाल की सुरक्षा जल, नाइट्रोजन वाले पदार्थ एवं खनिज लवण पदार्थ किए जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं को इनकी वृद्धि पर फर्क पड़ता है, अतः ये वायु प्रदूषण को अच्छे सूचक होते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लिटमस किसमें से निकाला जाता है, यानी लिटमस किससे निकाला जाता है वो बताना है आप लोगों को। हल्दी से, सिनकोना की छाल से, लाइकेन से, मशरूम से। तो इसका सही उत्तर है लिटमस जो है लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेंगे। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइट समूह के लिचेन लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। समझ गए? जब ना वह अम्लीय होता है, जब ना क्षारीय हो, तब इसका रंग कैसा होता है?
बैंगनी रंग का होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 107 नंबर होगा उसको देख लेते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है वो बताना है। ऑप्शन ए हेलोटिज्म, ऑप्शन बी पारासिटिज्म, ऑप्शन सी सेप्रोफिटिज्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हेलोटिज्म, ऑप्शन ए हेलोटिज्म। चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं। लाइकेन थेलोफाइट प्रकार का वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इनमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक यथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी कहलाता है। तो चलिए लाइकेन और कवक शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। ये हमने जान लिया 107 नंबर क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 108 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहते हैं? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए कोटिकोल्स, ऑप्शन बी सेक्सिकोल्स, ऑप्शन डी सेक्टिलिस, ऑप्शन सी है सेक्टिलिस, ऑप्शन डी है परमेलिया। तो इसका सही उत्तर है कोटिकोल्स। पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कोटिकोल्स कहते हैं। चलिए व्याख्या देख लीजिए इसका। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक को कोटिकोल्स कहते हैं। चलिए वृक्षों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोटिकोल्स कहते हैं। ये हमने 108 क्वेश्चन में जाना है। अब चलते हैं हम लोग 109 क्वेश्चन पर। हमारा 109वां क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं वो बताना है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं वो बताना है आपको। कोटिकोल्स कहते हैं, सेक्सिकोल्स कहते हैं और लिग्निकोल्स कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है सेक्सिकोल्स कहते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु पर प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन की कोटिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले को कोटिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले को सेक्सिकोल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 110 नंबर है। जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, या मतलब सब्जी के रूप में खाते हैं? तो चलिए इसका उत्तर है परमेलिया, रसेला, इंडोकार्पाना, कैलेडोनिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडोकार्पन। इंडोकार्पन का प्रयोग उन लोग सब्जी के रूप में करते हैं। जापान के लोग इंडोकार्पन लाइकेन को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आज हमने 110वां क्वेश्चन में जाना है कि लाइकेन को सब्जी का रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। उस लाइकेन का नाम क्या है? इंडोकार्पन लाइकेन। तो चलिए हमारा 111वां क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? देख लीजिए क्वेश्चन, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है लेकोनेरा, ऑप्शन बी है राशेला, ऑप्शन सी है लवोरिया, ऑप्शन डी है परमेलिया। तो इसका सही उत्तर है परमेलिया। परमेलिया से मिर्गी की औषधि किया जाता है। मिर्गी की औषधि अचानक आदमी जो गिर जाता है। मिर्गी एक तंत्रिय विकार है जिसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं। मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी के कारण बार बार दौरे पड़ने की समस्या हो जाती है। दौरे के समय व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है, उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। परमेलिया और सेक्सिटिलिस मिर्गी की दवा है। परमेलिया और सेक्सिटिलिस मिर्गी की दवा के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम इस बारे में जान लिए हैं कि मिर्गी की औषधि के लिए कौन सी दवाई आता है। परमेलिया और सेक्सिटिलिस आता है। क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं? यानी जल स्थल, जल में भी वह रहता है और स्थल में रहता है। शैवाल को, फंगस को, बायोफाइट्स को, टेरिडोफाइटा को। इसका उत्तर बताना है। किसको जल स्थल कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है बायोफाइट्स में। बायोफाइट्स को जल स्थल या उभयचर कहते हैं। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। बायोफाइट वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं, जैसे मोमेस, हार्नवर्ट, लीवरवर्ट आदि। यह संसार के हर भूभाग में पाया जाता है, परंतु यह मनुष्य के लिए किसी विशेष उपयोग का नहीं होता है। वैज्ञानिक प्राय इस
एक मत पर ही है कि यह वर्ग हरे शैवाल से उत्पन्न हुआ होगा। तो ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं वैज्ञानिक, जो कहते हैं कि ये हरे शैवाल से उत्पन्न होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जर के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, वो बताना है आप लोगों को। एंडियोजोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, और ब्रायोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट्स में। तो सही उत्तर है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स जगत के पौधे में संवहन उत्तक जाइलम का पूर्णतः अभाव होता है। इनमें से जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं। इनके पौधे छोटे होते हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट पौधा ड्रासोनिया है। इसकी ऊंचाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। ब्रायोफाइट का सबसे बड़ा पौधा क्या है, ड्रासोनिया है, जिसकी ऊंचाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 114 नंबर। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है। ब्रायोफाइट में क्या सम्मिलित है वो बताना है। लीवरवर्ट और फर्न, मोस एवं फर्न, लीवरवर्ट एवं मोस। तो इसका सही उत्तर है लीवरवर्ट एवं मोस, ऑप्शन सी है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ब्रायोफाइट वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं, जैसे मोमेस, हर्नवर्ट और लीवरवर्ट आदि। यह संसार के हर भूभाग में पाया जाता है, परंतु यह मनुष्य के लिए किसी विशेष का उपयोग का नहीं है। वैज्ञानिक इसको क्या मानते हैं, ये बिल्कुल वही व्याख्या है जो पिछले क्वेश्चन में है, कि शैवाल से उत्पन्न हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 115 नंबर होगा। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है। ऑप्शन ए शैवाल में, कवक में, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स में। तो इसका सही उत्तर है टेरिडोफाइट्स में। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है, टेरिडोफाइट्स में। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। टेरिडोफाइटा वनस्पतिज्ञों द्वारा किए गए पौधों के कई भागों में से एक विभाग है। यह एक और पुष्प और बीज उत्पादक और बाइटोफाइटा से और दूसरी ओर पुष्प और बीज ना उत्पन्न करने वाले जल के पौधों मासों से भिन्न होता है। यद्यपि इन दोनों वर्गों के मध्य गुणों में से कुछ गुणों की समानता रखता है। स्थल पर उत्पन्न होने वाले बीजों को स्पर्माटोफाइटा और केवल जल में उत्पन्न होने वाले पौधों को थैलोफाइटा कहते हैं। टेरिडोफाइटा फर्न किस्म के पौधे हैं। चलिए हमने इस क्वेश्चन से अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, 116 नंबर होगा। तो चलिए 116 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। बताना है जलीय फर्न क्या है। तो ऑप्शन ए साल्विनिया, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी मार्सिलिया, ऑप्शन डी टेरेडियम। तो इसका सही उत्तर है जलीय फर्न जो है एजोला है। क्या है, एजोला। चलिए अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेंगे। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है। सामान्यतः एजोला धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है। यह तेजी से बढ़ती है। यह जैव उर्वरक का स्रोत। एजोला की पंखुड़ियों में एनाबीना नामक नील हरित काई की जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नत्रजन का यौगीकरण करता है और हरे खाद की तरह फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यहाँ देखिए नत्रजन नहीं है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है कौन, एजोला। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 117, उसके बारे में बात करेंगे। हर बार हम जो है क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन का एक पार्ट बनाते थे। इस बार जो हम 40 नहीं केवल 50 क्वेश्चन का पार्ट है। तो चलिए हमारा 50 क्वेश्चन का पार्ट है, तो इसलिए हम 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 50वां क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को छोड़ के 49 क्वेश्चन का बात करेंगे। तो अभी हमारा 117वां क्वेश्चन है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। देखिए पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। साइलोटम को, लाइकोपोडियम को, सेलीजीनेला को और सेरिताप्टरा
टेरिस्को, सेरीताप्टेरिस्को। तो इसका सही उत्तर है सेलीजीनेला को। सेलीजीनेला जो है पुनर्जीवन होता है इसका। सेलीजीनेला का स्मॉल क्लब मास कहते हैं। सेलीजीनेला में एक बड़ी और एक छोटी पत्ती चक्राकार क्रम में व्यवस्थित पाई जाती है। सेलीजीनेला की पत्ती माइक्रोफिलस सेसाइल और साधारण होती है। माइक्रोफिलस और सेसाइल और साधारण होती है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 118वां क्वेश्चन है। 118वां क्वेश्चन के बारे में अब बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए लाइकोपोडियम, ऑप्शन बी सेलेजीनेला, ऑप्शन सी साइलोटम, ऑप्शन डी इक्वेसेटम। ये सब नाम आप लोगों को बार बार याद नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन को 2-4 बार आप लोग जरूर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हो सके तो पॉज करना हो पॉज कर लीजिएगा, या फिर 2-4 बार प्ले करके वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक क्लब मॉस है इसके बीजों को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब तक इसके बीजों को पीस नहीं लिया जाता तब तक यह निष्कर्ष रहता है मूत्र पाचन संबंधी विकार, बाल झरना आदि जैसे रोगों से लाइकोपोडियम का इस्तेमाल होता है। जैसे देख लीजिए फिर से एक बार, मूत्र पाचन संबंधी विकार, बाल झरना आदि जैसे रोगों में लाइकोपोडियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? देख लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लास्ट्रीडियम, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एजोला और ऑप्शन डी खोई। तो इनमें से किस में से जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है एजोला है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। कौन सा? एजोला। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल में मिलती है। सामान्यतः एजोला धान के खेत तथा उथले पानी में उगाई जाती है। यह तेजी से बढ़ता है। यह जैव उर्वरक का स्रोत है। एजोला की पंखुड़ियों में एनाबीना नामक नील हरित काई के जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है और हरे खाद की तरह फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 है, सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं वो बताना है। मनुष्य में, टेरिडोफाइट्स में, हाथियों में और एंजियोस्पर्म में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स में। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेंगे। सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा वनस्पतियों द्वारा किए गए पौधों के कई भागों में से एक विभाग है। यह एक और पुष्प और बीज उत्पादक बाइट्रोफाइटा से और दूरी और पुष्प और बीज न उत्पन्न करने वाला जल के पौधों मौसों से भिन्न होता है। यद्यपि इन दोनों वर्गों के पौधों के कुछ गुणों की समानता रखता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? बताना है किस पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी जीनोस्पर्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो जीनोस्पर्म है यही है। चलिए अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। जीनोस्पर्म अर्थ नग्न बीज। ऐसे पौधे और वृक्ष को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। यह दशा आवर्तबीजी एजियोस्पर्मी वनस्पतियों से विपरीत होती है जिन पर फूल आते हैं, जिस कारणवश उन्हें फूलदार या पुष्पक भी कहा जाता है और इनके बीज अक्सर फलों के अंदर सुरक्षित होकर पनपते हैं। अनावर्तबीजी वृक्षों का सबसे बड़ा उदाहरण कोनधारी है, जिनकी श्रेणी में चीर, पाइन, तालिसपत्र यू, परसरल, स्प्रूस और सनोबर फर और देवदार सीडर शामिल है। चलिए इसको देख लेते हैं हम के
किस पौधे के बीज बनते हैं, किस पौधे में बीज बनते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या था? जीनोस्पर्म, जीनोस्पर्म था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, संसार का सबसे लंबे पौधे संबंधित है। आप लोगों को बताना है संसार का सबसे लंबे पौधे जो है किस कुल से संबंधित है। इसका ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स से, द्विबीज पत्रियों से, सी जिम्नोस्पर्म से, डी एक बीजीय पत्रियों से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म से। किससे? जिम्नोस्पर्म से। चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं। इस वर्ग के पौधे बड़े वृक्ष या साइकस जैसे छोटे या तार के जैसे अथवा झाड़ी के तरह होते हैं। सिकाय जैसे बड़े वृक्ष 350 फुट से भी ऊंचे, जिनकी आयु हजारों वर्ष होती है, वनस्पति जगत की सबसे बड़े और भारी वृक्ष है। वैज्ञानिकों ने विवर्तबीजी और वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया है। वनस्पति जगत के दो मुख्य अंग है क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम, क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, उसके बारे में बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म 123वां में है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? साइकस को, सिलेजिनेला को, चिलगाजो को और कोनिफर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिलगाजो को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगाजो को कहा जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चिलगाजो पाइन्स जकार्डियाना प्रजाति का है। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे को कहते हैं जिसके बीज के आवरण या कवच नहीं बनाया जाता है। इस प्रभाव में लगभग 900 जातियों को रखा गया है। इनके बीज में बीज का आवरण नहीं पाया जाता है। इसके शुष्क फल चिलगाजो पाया जाता है। इसको जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहा जाता है। पाइन एक लकड़ी से दियासलाई की तीलियां बनाई जाती है। तारपीन का तेल से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल पाइन से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए हमारा अब 124वां क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमारे 3 या 5 क्वेश्चन होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए 124वां है, कोरेलाइट जड़ें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? चीड़ में, लाइकोपोडियम में, साइकस में और डायोप्टेरिस में। इसका सही उत्तर है साइकस में। कोरेलाइट जड़ें पाई जाती है साइकस में। कोरेलाइट जड़ें साइकस में पाई जाती हैं। साइकस कोलेराइट जड़ों के शैवाल क्षेत्र में पाया जाता है। साइकस की कुछ जड़ें भूमि के सतह पर आ जाती है तथा ये प्राय हरी नीली शैवाल को प्रभावित हो जाती है। इन जड़ों को कोलेराइट जड़ें कहते हैं। तो चलिए कोलेराइट जड़ें किसमें पाई जाती है? साइकस में। अब हमारा अगला क्वेश्चन 125 नंबर है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 125 क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? कोकस में, नीटम में, साइकस में, पाइनस में। तो इसका सबसे बड़ा बीजांड जो है सी आंसर है, साइकस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? साइकस में। ऑप्शन सी आंसर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस के तनों में मंड निकाल कर खाने वाला साबूदाना का निर्माण किया जाता है। साइकस के बीज अंडमान द्वीप के जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं। साइकस की पत्तियों से रस्सी और झाड़ू बनाई जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, चिलगाजो किससे प्राप्त होता है? चिलगाजो किससे प्राप्त होता है? साइकस से, पाइन से, सेलेजिनेला से और सिकोइया से। तो चिलगाजो जो किससे पाया जाता है? पाइनस से पाया जाता है। चिलगाजो किससे पाया जाता है? पाइनस से। पाइनस, ऑप्शन बी इसका उत्तर है। चिलगाजो पाइनस से पाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। चिलगाजो पाइनस जिगारियाना प्रजाति का है। चिलगाजो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में 18 से 3350 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में फैले जंगलों में चीड़ का पेड़ पर लगता है। पर्शियन में चिलगाजो का अर्थ होता है 40 गिरी वाला शंकु के आकार का फल। चिलगाजो को अंग्रेजी में पाइन नट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? देख लीजिए, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए साइकस से, बी पाइनस से, सी सेड्रस से और जूनिपेरस से। डी है साइकस के तनों में मंड से निकालकर। इसका उत्तर है साइकस से पाया जाता है, इसलिए साइकस के तनों में मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना का निर्माण किया जाता है। साइकस के बीज अंडमान द्वीप
के जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं। साइकस की पत्तियां से रस्सी और झाड़ू बनाई जाती है। साइकस के पत्तियों से रस्सी और झाड़ू बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दमा और खांसी रोगों में आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त होती है? इफेड्रीन किससे प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इफेड्रा से। किससे? इफेड्रा से। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इफेड्रीन नामक औषधि बनाई जाती है जिसका उपयोग खांसी एवं दम्मे का इलाज किया जाता है। इफेड्रा से क्या होता है? खांसी और दम्मे का इलाज किया जाता है। तो किससे होता है? इफेड्रा से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 129 नंबर है और इस क्वेश्चन सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ऑप्शन ए ड्रायोपिट्रिस, साइकस, पाइनस, चिनकगो। तो इसका सही उत्तर है चिनकगो जो है जीवित जीवाश्म कहलाता है। चिनकगो क्या कहलाता है? जीवित जीवाश्म कहला जाता है। इसे एडियंटम के आधार पर मेडेन हेयर ट्री के रूप में भी जाना जाता है। पेड़ की एक अनोखी प्रजाति है जिनका कोई नज़दीकी जीवित संबंधी नहीं होता है, जिनको अपने स्वयं को ही वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से एकल वर्ग और जिनकोस्पेडिका, जिनकोएल्स, जिनकोसिया, जीनस जिनको शामिल है। और यह इस समूह के अंदर एकमात्र विद्यमान प्रजाति है। यह जीवित जीवाश्म का सबसे अच्छा ज्ञात उदाहरण है, क्योंकि जी बाइलोबा के अलावा अन्य इकोन्स पियोसिलीन के बाद जीवाश्म का रिकॉर्ड से ज्ञात नहीं है। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे सपोर्ट कीजिए। ये हमारा नया चैनल है, इस तरह के वीडियो हम लेते आएंगे। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप प्लीज़ कृपया करके सपोर्ट कीजिए चैनल को। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबको को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।